अच्छा सर, सॉरी फॉर द इंट्रूजन। ये कुछ अहम बातें मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। अगर तुम पेपर्स, जितने भी पेपर्स हैं, सिर्फ FR1 FR2 और सिर्फ इसके लिए बात नहीं करूँगा, सही है ना, जितने भी पेपर्स हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी बेसिक सी चीज़ है, सही है। कोई भी बच्चा अमल कर लेना इसके ऊपर, वो पास हो जाएगा। मसला ये है कि हम लोग अमल करते नहीं हैं सर। सबसे पहली चीज़, टेक प्रॉपर क्लासेस फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। क्लासेस तमीज़ से लो। अगर तुम लोग बोलते हो नहीं सर हम लोगों को जो है वो बेसिक्स आती हैं, आपका पेस स्लो है या किसी भी टीचर का पेस स्लो है, तो हम लोग क्या करें, तो भाई रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो पोर्टल पे अपलोडेड हैं पिछले बैच के, तो तुम 1.5x की स्पीड पे जो है वो तुम देख सकते हो, सही है ना। या जो भी बाकायदा उसके अंदर टैगिंग हुई हुई है कि भाई कौन से टॉपिक के ऊपर या कौन सा कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट मैंने तो इस लेवल पर भी किया हुआ है कि बाकायदा जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट है, उसकी भी टैगिंग की हुई है। एक तो मेरी लाइव क्लासेस चल रही हैं, सही है। लाइव क्लास के अलावा कुछ बच्चे इस लाइक के नहीं सर हमें जो है रिकॉर्डेड चाहिए, तो रिकॉर्डेड के लिए क्या करें, तो पोर्टल के ऊपर पूरा टैब वाइज बना हुआ है, तो यू कैन रेफर टू दैट। इन एनी केस लाइव लो, रिकॉर्डेड लो, क्लासेस तमीज से लो। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, देखो जब तुम क्लासेस लेते हो ना तो तुम्हारा ईमान बनता है, सही है। कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे पक्के होते हैं। उन कॉन्सेप्ट्स को जो है क्या कहते हैं, एक तरीके से तुम्हें आगे लेकर चलना भी तो है ना, उसकी प्रैक्टिस भी तो करनी है, सही है। तो प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है कि तुमने जो है प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली करनी है। प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली। सर व्हाट इज मेंट बाय साइमल्टेनियसली? भाई आपकी जैसे ही क्लास होती है ना, तो जो टीचर आपको करवा रहा होता है ना क्लास में, उसको एक दफ़ा घर पे जाके रिवाइज कर लो, और उससे रिलेटेड आपने स्टडी टेक्स्ट पढ़नी है। ये 2 चीज़ें आपने करनी है, सही है। रन थ्रू स्टडी टेक्स्ट प्लस any question referred by your teacher regularly. सर अब जैसे क्लास में आज मैं रीवैल्यूएशन मॉडल करवा रहा हूं, आपने क्या करना है, रीवैल्यूएशन मॉडल से रिलेटेड जितना मैंने पढ़ाया है आपने स्टडी टेक्स्ट को रन थ्रू कर लेना है, और अगर कोई 7 एग्जाम्पल है स्टडी टेक्स्ट के अंदर वो आपने कर लेनी है, और अगर कोई क्वेश्चन मैंने दिया है एडिशनल तो आपने वो कर लेना है। कुछ भी नहीं करना सर, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 2 से 2.5 घंटे लगेंगे, भरोसा रखो। तुम अगर ये चीज़ तुम अगर कर लेते हो ना, ये चीज़ अगर तुम कर लेते हो ना, इससे तुम्हारे 2 फायदे होंगे। एक तो तुम्हारा बर्डन ईज ऑफ होगा, वो क्या कहते हैं, पहाड़ बनेगा ना तुम्हारा टॉपिक वाइज, वो पहाड़ कभी भी बनेगा नहीं, वो मैनेजेबल होगा। अगर तुम्हारे टॉपिक्स बढ़ भी रहे होंगे ना तो वो मैनेजेबल होंगे, तुम पैनिक नहीं करोगे, और साथ साथ तुम्हारा रिवाइज भी होता रहेगा। ये डेली बेसिस पर करना है तुमने। डेली बेसिस पर क्या करना है, स्टडी टेक्स्ट जितना तुम्हारे टीचर ने तुम्हें पढ़ाया है, अगर तुम रिकॉर्डेड ले रहे हो तो उस रिकॉर्डेड से रिलेटेड स्टडी टेक्स्ट तुमने करनी है, और अगर कोई क्वेश्चन टीचर दे रहा है तो तुमने वो करना है। अच्छा सर, स्टडी टेक्स्ट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो देखो यार, स्पेशली अगर मैं FR1 की बात करूं, FR2 की भी फिलहाल, क्योंकि FR1 का सेशन है, ICAP ने ना अपनी स्टडी टेक्स्ट पे लाखों रुपए खर्च किए, सही है। तो ICAP जो है अपनी स्टडी टेक्स्ट को बेंचमार्क बनाएगा। मैं हाँ आज से 7-8 साल पुरानी बात करूं तो मैं तुम्हें बोलता भाई स्टडी टेक्स्ट को ना देखो, बट अभी कुछ देखो ना देखो, स्टडी टेक्स्ट को लाजमी देखना है। क्योंकि मजे की बात बताऊं, तुम्हारे जितने पास पेपर्स हैं ना, वो सब के सब सिवाय पिछली 2-3 अटेम्प्ट के सारे स्टडी टेक्स्ट के अंदर मौजूद है। तुमने कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ अगर कुछ और करने की जरूरत होगी तो वो मैं तुम्हें एडिशनली दूंगा। जैसे EPS का क्वेश्चन है, EPS जो है स्टडी टेक्स्ट में मुझे ऐसा लगता है और बेहतर 1-2 क्वेश्चन हो सकते थे, तो उसके मैंने 2-3 अपने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करवाए हुए। देखो जितना ज़्यादा चीज़ें फैलाओगे ना, उतना ज़्यादा परेशान होगे एंड टाइम पे। मैं तुम्हें बताऊं, जब मैं CA में पढ़ता था ना, तो जाहिर सी बात है जो है 5-6 किताबें, शुक्ला की किताब, मुखर्जी की किताब, ये जो है ना इंडियन ऑथर्स हैं, उनकी किताबें जो है ना अकाउंटिंग के लिए जो है वो बच्चे लेके। अब मेरा ये था कि नहीं यार, मुझसे इतनी सारी चीज़ें संभाली नहीं जाती थी। मैं बोलता था कम हो मगर बहुत अच्छा हो। तो वही अप्रोच की वजह से मैं पैनिक भी नहीं होता था। तो मेरे हर टॉपिक के 4-4, 5-5 क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए थे, सही है। स्टूडेंट लाइफ में भी वो करता था। अब जब एज अ टीचर मैं कर रहा हूँ तो उससे बड़ा फ़ायदा होता है, बच्चों को भी फ़ायदा होता है, पैनिक भी नहीं होते। तो मैं यही बोलता हूँ कि भाई रादर देन अटेम्प्टिंग लाइक 50 क्वेश्चन ऑन ईच कॉन्सेप्ट, इट्स बेटर कि यू बेटर अटेम्प्ट लाइक 5 क्वेश्चन कंप्राइजिंग ऑफ ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दैट टॉपिक, सही है ना। तो आपने बेस बनाना है स्टडी टेक्स्ट को। कुछ पास पेपर्स नहीं होंगे, वो आपका टीचर आपको दे देगा, सही है। और जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस होते हैं आपने वो करने, सही है। ये चीज आपने कर लेनी है। नेक्स्ट इज जो आपके क्विजेस
एंड मॉक्स जो होंगे, क्योंकि दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। पता है क्या, अभी जितने भी बच्चे जो फेल हुए हैं ना, उनको अव्वल बात तो ये पता ही नहीं है कि वो फेल क्यों हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके हिसाब से वो सब सही कर गए हैं। तो एग्जाम में इट्स इंपॉर्टेंट दैट व्हाट एग्जामिनर एक्चुअली परसीव्स अबाउट योर पेपर, इट नेवर डिफाइन। इनफैक्ट काफ़ी बच्चे ऐसे मिले, वो बोलते हैं सर हमें तो यकीन ही नहीं था, हमें तो लगता था हम फेल हो जाएंगे, हम पता नहीं पास कैसे हो गए। काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं, तुम लोगों में से भी कोई होगा, तुम लोगों में से कोई होगा जो बोल रहा होगा कि सर हमें पता नहीं था कि हम पास क्यों हुए। तो भाई देखो, एक चीज़ समझो, एग्जामिनर का एक बेंच मार्क है, एक सेट क्राइटेरिया है। अच्छा, कोटा सिस्टम वगैरह कुछ भी नहीं है, पहले तो ये चीज़ याद रख लो। आई कैप तुम्हारे साथ बहुत ऑनेस्ट है, तुमसे ज़्यादा सोचता है। सर मैं तुम्हें बताऊं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम लोग मेंबर्स जो है गिनती के जो है आई कैप के जो है 10-12 हज़ार मेंबर्स हैं, उसमें से जो है 3-4 हज़ार मेंबर्स का जो है अल्लाह को प्यारे हो गए, तो बचे तुम्हारे 8,000 में से 4,000 या 5,000 जो है वो बाहर हैं पाकिस्तान से, तो पीछे रह जाते हैं 3-4 हज़ार। तो छोटी सी कम्युनिटी है ना सीए की। तो मैं तुम्हें ये बाकायदा बता रहा हूँ, जब हम लोगों की मीटिंग वगैरह होती है कि जब बच्चे के 45 मार्क्स आते हैं ना, तो यकीन करो उस बच्चे का पेपर वापस चेक होता है इस नीयत से कि उसके मार्क्स बढ़ा दिए जाएँ, किसी तरीके से वो पास हो जाए। उसकी वजह ये है कि आई कैप वांट्स के भाई बच्चा जो है वो जल्दी पास करे, क्योंकि मेंबर्स की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ानी है आई कैप को। अब मैं तुम्हें बताऊं, मैं एक दो साहिबान के साथ बैठा हुआ था, देवर लाइक के हसन बच्चे इतना ब्लंडर मारते हैं कि यानी हम चाहकर भी जो है हम मार्क्स नहीं, यानी कुछ ऐसे माशाल्लाह जो है, यानी तुम यकीन करो कुछ ऐसे मासूम से बच्चे होते हैं कि उन्होंने क्या किया, वो जो एक दिमाग में होता है ना कि ग्रेजुएशन की बेसिस पर जो है, जैसे ग्रेजुएशन में हम लोगों को हमारे टीचर बोलते थे कि यार जितनी किताब या जितनी कॉपी भारी होगी ना, उतना ज़्यादा चांसेस होंगे एग्जामिनर को, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो देखता है वेट कितना है उस किताब उस पेपर का। स्पेशली इंटर में तो हमारे टीचर बाकायदा हमें बोलते थे कि जैसे नसर निगार पे तबसरा अगर तुम्हें याद हो, या शायर पे तबसरा, तो हमें बाकायदा हमारे टीचर सिखाते थे कि देखो यार 10 हेडिंग से कम नहीं होनी चाहिए। पहले जो है इंट्रोडक्शन तारुफ होना चाहिए, जैसे शायर पर मीर गालिब पे तबसरा आया है तो शायर का तारुफ होना चाहिए, फिर उसकी 10 हेडिंग होनी चाहिए और हर हेडिंग के अंदर एक कोटेशन होनी चाहिए जो किसी और शायर ने इस शायर के हवाले से की हो, और फिर इस शायर का एक कोई अच्छा सा जो है कोई शेर होना चाहिए। और हमें बाकायदा बताया जाता था कि भाई 10 हेडिंगें जो हैं 10 पेजेस में आनी चाहिए। तो इस तरीके से मैं तो बाकायदा टारगेट बना के जाता था कि भाई इतनी तो शीटें भरनी ही भरनी है। तो वो बाज़-औक़ात बच्चों का ना जाहिर सी बात है इंटर बैकग्राउंड का माइंडसेट होता है। तो तुम यकीन करो, मेरे 2-3 साहिबान से बात हो रही थी, तो देवर लाइक के हसन बच्चा इतना ज़्यादा मासूम है या इतना ज़्यादा डेढ़ होशियार है कि उसने जवाब के अंदर भी उसको कुछ नहीं आ रहा था, तो जो क्वेश्चन लिखा हुआ था ना, उसने टाइम पास करने के लिए क्वेश्चन ही आंसर शीट में लिख दिया। यानी जो क्वेश्चन पेपर आया ना, वही क्वेश्चन पेपर उसने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब उस बंदे के अल्फाज हैं, अब तुम खुद लेवल देखो, बच्चे का कि कुछ नहीं आ रहा, तो वो जो क्वेश्चन है वही कॉपी पेस्ट कर दिया है कि हो सकता है एग्जामिनर मार्क्स दे दे। तो सर ये तो बताने का मकसद ये खैर, तो जो है इंशाल्लाह फिर कभी मैं तुम लोगों से इस पे और डिटेल में बात करूँगा। अल्लाह की कसम एग्ज़ाम मुश्किल नहीं है, मसला ये हम लोग आखिर के महीने में उठाते हैं, पढ़ते नहीं हैं, सही है। अब फिर हम ब्लेम जो है वो दूसरों पे करते हैं। तो अगेन तुम्हारी यार मैं यही बोलूँगा, अपनी लाइफ है, तुम लोगों ने अपनी जीनी है, दूसरों को क्या बुरा भला भी कह दोगे, मगर अल्टीमेटली जो तुम्हारा नुकसान हुआ इट कांट बी रिकवर्ड ना। तो कमिंग टू द पॉइंट, जो क्विजेज एंड मॉक्स है ना, दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। ये क्यों लिए जा रहे हैं समझो। जैसे मैं वीकली बेसिस पर जो है ना वो तुम लोगों के क्विजेज लेता हूँ, जो मेरा रेगुलर बैच है उसके भी, और जो पोस्ट रिजल्ट बैच है उसको भी मैं ऐसे ही ट्रीट करूँगा जैसे वो रेगुलर है। अगर तुम थोड़ा सा पेसअप करना चाहते हो तो देख लेना, कोई मसला नहीं है। लेक्चर्स वगैरह जो हैं वो तो अवेलेबल हैं ऑलरेडी पोर्टल पे। मगर मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूँगा ये जो क्विजेज है ना और जो मॉक्स हैं, ये मैं बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस कोशिश करके अच्छी एडजस्टमेंट्स निकाल के ये मैं दे रहा होता हूँ। इसको लाजमी अटेम्प्ट करना। पता है इसके तुम्हारे पास 2 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये जो क्विजेज और मॉक्स का ना, मॉक तो चलो बाद में आता है, क्विज का पहला फ़ायदा ये होगा कि तुम्हें ना विद इन अ वीक तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि हर टॉपिक बाय टॉपिक में चल रहा था। जैसे टॉपिक खत्म हुआ उसका क्विज, जैसे ही तुम्हारा टॉपिक खत्म होगा ना, तुम्हें पता चल जाएगा कि यार तुम खड़े हुए कहाँ, तुम्हें उस पर और मेहनत करनी है या कम मेहनत करनी है। नहीं करोगे तो देखो मैं तुम्हें कुछ भी बता दूं, मैं जितना भी तुरम खान हूँ,
मैं नहीं करवा सकता, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स यू जिसने तुम लोगों ने जाके पेपर देना है। बस एक यही है कि मैं पेपर में जाके बैठ जाऊं तुम लोगों की जगह, जो कि हो नहीं सकता। तो आपने एक तो क्विजेस देने रेगुलरली, नहीं दोगे जाहिर सी बात है, अब मैं मदरसे का कारी साहब तो नहीं है कि मैं नहीं हूँ कि डंडा लेके तुम लोगों के पीछे भागूं। जैसे चूंकि मैं खुद जो है मैं हाफिज़ भी हूँ, तो जो है क्या कहते हैं मदरसे में तो चलो होता था ना बाकायदा मदरसे का माहौल बना के, कुछ नहीं हुआ तो कारी साहब ने कुट लगाना शुरू कर दी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भाई मैं यही बोलूँगा भाई फिर भुगतो तुम लोग। बाकी इसके अलावा जो द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ दैट इज़ मॉक एग्ज़ाम। देखो ये क्विजेस जो मैं टुकड़े भटकों में तुम लोगों के ले रहा हूँ ना, सही है, वो तो ठीक है, इट्स फाइन, सही है, बट असल चीज़ ये है कि सर वो जो 3.25 घंटे का माहौल बना के पेपर अटेम्प्ट करना है उसका क्या है। सर जो 3.25 घंटे का माहौल बना के पेपर अटेम्प्ट करना है, असल चीज़ वो है। क्योंकि देखो जब तक तुम लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखोगे, यू कांट एक्चुअली क्विजेस जितने भी हो जाएं। तो व्हाट आई एम गोना डू इज कि जैसे आज जो है हम लोग खड़े हुए हैं नवंबर में, तो मैंने थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज की है। हर मंथली बेसिस पर मैं तुम लोगों का 3.25 घंटे का माहौल बना के एग्जाम लूंगा। से एक मैं दिसंबर के एंड पे लूंगा, एक मैं जनवरी के एंड पे लूंगा और एक फेब के एंड पे लूंगा। अगर तो तुम ये 3 मॉक्स कर लो ना 3.25 घंटे में, आई कैन बेट ऑन इट कि अगर तुम्हारे पेपर में पसीने छूट जाते हैं, घबराहट होती है, वो सब निकल जाएगा। और तुमने लाजमी देने हैं वो। अगर तुम नहीं दोगे तो अगेन मैं एक हद तक बोल सकता हूँ, फिर मैं यही बोलूँगा यार सही है, अब तुम लोगों ने एक चीज़ डिसाइड की है। तो सर अगर तो ये 3 बातों पर तुम लोग अमल कर लेते हो तो मैं सिर्फ FR1 और FR2 का नहीं, मैं बाकी सब्जेक्ट्स का भी बोल देता हूँ, अगर तुम लोग इस तमीज़ से करो, सही है। और सर क्विजेस और मॉक्स लाजमी दो, स्पेशली जो तुम्हारे थ्योरेटिकल पेपर्स हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिसमें सर लॉ में फ़ेल हो गए, ये हो गए, वो वही वाली बात है कि यार हम लोगों की अंग्रेज़ी जो है ना वो एक्चुअली इट्स नॉट आवर मदर टंग ना, हमारी मादरी ज़बान नहीं है। तो होता ये है कि हम लड़के को लड़की बना देते हैं लिखते वक्त और लड़की को तीसरी मखलूक बना देते हैं। तो मसला यही है कि हम लोगों को पता नहीं होता, सही है ना। एक जैसे मैं बड़ी आसान सी एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ मुझे अगर किसी को बोलना है भाई यहाँ से चले जाओ, तो मैं इसको सिर्फ फ़र्क बता रहा हूँ कि अंग्रेज़ी का फ़र्क क्या है, तुम लोग लिख के क्या आते हो और होना क्या चाहिए, लीगल लैंग्वेज और जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है। जैसे मुझे किसी बंदे को बोलना है ना भाई यहाँ से चले जाओ, तो मैं उसको बोल सकता हूँ तशरीफ़ ले जाओ, चले जाओ, दफ़ा हो जाओ, गरक हो जाओ, चारों का मतलब एक ही है कि भाई यहाँ से चले जाओ। बट मुझे बताओ आखिर के जो 2 हैं ना वो थोड़े से स्लैंग है, बदतमीज़ी वाले, और जो शुरू के हैं वो थोड़े से फॉर्मल है, मुनासिब हैं। तो एग्ज़ाम में भी होता ये है कि हम लोग अपने दिमाग की अंग्रेज़ी लिख कर आते हैं, तो शायद जो है ना हम लोग थोड़ी सी फॉर्मल लैंग्वेज लिखने की बजाय हम लोग जो है स्लैंग लिख के आ जाते हैं। इसकी वजह से जाहिर सी बात है एग्जामिनर फिर थोड़ा सा मार्क्स पे जो है वो थोड़ा सा जो है वो रिटेलिएट करता है। तो सर ये 3-4 चीज़ें जो मैंने तुम लोगों को बताई हैं, सर आई एम श्योर के यू पीपल वुड बी फोकसिंग ऑन दीज थिंग्स। मुश्किल नहीं है, अल्लाह की कसम बहुत आसान है, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं तुम लोगों के लिए अवेलेबल रहूं, तुम लोगों को एक एक चीज़, जैसे लास्ट बैच हम लोगों ने किया था बहुत अच्छे से किया था, हम कोशिश करेंगे कि आखिर महीने तक जाने ही ना दें, उससे पहले तुम लोग जो है ना क्या कहते हैं कि ये सारी तैयारी कर चुके हो। बट अगेन मैं एक हद तक एफर्ट्स डालूंगा। अगर 50% मुझे एफर्ट्स डालनी है तो 50% इट्स यू पीपल हु एक्चुअली वुड हैव टू पुट एन एफर्ट्स, सही है, अगर तुम पास होना चाहते हो। तो सर विद दिस कॉन्टेक्स्ट इन माइंड आई एम श्योर आप लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशन भी आई होगी, थोड़ी सी क्लैरिटी भी होगी, ठीक है। तो हम सर आज का टॉपिक फिर स्टार्ट करते हैं। सर IS 16 PP प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है आपको पता है कि इस पर PP IS 16 देयर आर 2 मॉडल्स टू एक्चुअली मेजरिंग योर PP प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर वो 2 मॉडल्स कौन कौन से हैं? एक तो है कॉस्ट मॉडल, जो तुम लोग बेसिक में भी पढ़ के आए हो, तुमने पढ़ा भी होगा FR1 में भी किसी हद तक, सही है। तो जो है कॉस्ट मॉडल के अंदर आप क्या करते हो, आप अपने एसेट को कॉस्ट पर रखते हो और अगर कोई डेप्रिसिएशन होता है, वो जो 4-5 मेथड्स तुमने पढ़े हैं उसकी बेसिस पर वो डेप्रिसिएशन जो है वो तुम माइनस कर देते हो, तो तुम्हारे पास जो है एसेट की एक वैल्यू आ जाती है, सही है, जिसको आप कहते हो कैरिंग अमाउंट। यानी कॉस्ट मॉडल के अंदर यू एक्चुअली वैल्यू योर एसेट एट कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इफ एनी। दूसरा जो तुम्हारा मेजरमेंट मॉडल है, दिस इज रीवैल्यूएशन मॉडल। सर रीवैल्यूएशन मॉडल क्या चीज़ है? अच्छा इसकी इंपॉर्टेंस मैं बता दूं। रीवैल्यूएशन मॉडल मुझे ऐसा लगता है, जैसे लास्ट टाइम अगर तुम लोग रिकॉल करो तो मैंने बताया था कि जैसे कैश फ्लोज जो था वो बेस्ड ऑन माय प्रोफेशनल हंच आई वाज लाइक कि वो आएगा ही आएगा, और अल्लाह का शुक्र है 18 से 20 मार्क का आया ही आया। अब ये IS 16 जो है ना, देखो इसमें से सवाल आता ही आता है। इट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट एरिया, इट्स अ कंपल्सरी एरिया, आना ही आना है। अब सर होता यह है कि एग्जामिनर बाजू का डिस्क्लोजर का सवाल देता है और बाजू का रीवैल्यूएशन का सवाल देता है,
या बाजू का डिस्क्लोजर के अंदर रीवैल्यूएशन डाल देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस दफा रीवैल्यूएशन मॉडल पे एग्जामिनर एक अच्छा सवाल बना सकता है, तो वी नीड टू बी वेरी फोकस्ड ऑन दिस एरिया, ठीक है ना। तो सर रीवैल्यूएशन मॉडल पे मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 18 मार्क का मिनिमम सवाल जो है, 10 मिनिमम और 18 का मैक्सिमम सवाल आ सकता है। अच्छा सर, अब रीवैल्यूएशन मॉडल होता क्या है, जरा इसके बारे में बताएं। देखें यार, स्टैंडर्ड बोलता है कि आप जो है रीवैल्यूएशन मॉडल में अपने पीपीई को आप फेयर वैल्यू पर रखते हो, फेयर वैल्यू पर। सर फेयर वैल्यू क्या होती है? जो मार्केट में चल रही हो। लेट्स से मैंने ये मोबाइल है, ये मोबाइल जो है ये मैंने लेट्स से 100 रुपये का खरीदा। अब अगले साल या अगले क्वार्टर में या अगले पीरियड में इसकी वैल्यू हो जाती है 150 रुपया। मार्केट में मैं गया, मैंने बोला हाँ भाई कितने में खरीदोगे, लोगों ने बोला इसकी बोली लगाई 150 रुपया, तो मेरी बुक्स में तो ये आ रहा है 100 रुपये पर। अगर तो कॉस्ट मॉडल होता तो मैं इसे 100 रुपये पर ही रखता, बट सिंस आई एम यूजिंग अ रीवैल्यूएशन मॉडल, सो आई वुड बी ब्रिंगिंग दिस 100 रुपीज का मोबाइल फोन टू 150 रुपीज एट फेयर वैल्यू। सही है ना। तो सर आई होप आपको ये चीज क्लियर है कि अंडर रीवैल्यूएशन मॉडल आपका एसेट जो है वो फेयर वैल्यू पर रखते हो, जो भी आपकी रिपोर्टिंग डेट पर फेयर वैल्यू होती है आप उस पर रखते हो। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर फेयर वैल्यू पर जब आप ले जाओगे, 100 रुपए की चीज है, आप इसको 150 रुपए पर ले जा रहे हो, तो सर 50 रुपए का जो चेंज आ रहा है वो कहां चार्ज होगा? यानी 100 रुपए की चीज है, आप इसको 150 रुपए पर ले जा रहे हो, तो सर आप 50 रुपए से पीपीई को तो डेबिट करोगे, 50 रुपए से क्रेडिट किसे करोगे? तो सर स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो अगर फेयर वैल्यू में इंक्रीज आ रहा है ना, तो जो भी पॉजिटिव चेंज होगा वो ओसीआई में चार्ज होगा, जिसको आप कहते हो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और जो भी नेगेटिव चेंज होगा वो तुम्हारा पीएनएल में चार्ज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सर आई कैन से दैट रीवैल्यूएशन मॉडल, अंडर रीवैल्यूएशन मॉडल पीपीई इज वैल्यूड एट फेयर वैल्यू with a positive change to be charged in OCI, other comprehensive income, and a negative change, 100 रुपए से वैल्यू हो गई 60 रुपए, तो ये नेगेटिव चेंज आ रहा है ना 40 रुपए का, विद अ नेगेटिव चेंज टू बी चार्ज्ड इन पीएनएल। अब सर आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर पीएनएल और ओसीआई में क्या डिफरेंस है? तो आओ सुन लो, ये बड़ी अहम चीज़ है जो मैं बताने के लिए जा रहा हूं। सर पीएनएल, पहले तो आई एम श्योर आपको ये चीज़ क्लियर है कि सर रीवैल्यूएशन मॉडल में आप क्या करते हो। इन रीवैल्यूएशन मॉडल सर योर पीपीई इज वैल्यूड, योर पीपीई इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू with a positive change in fair value to be charged in OCI and a negative change in fair value to be charged in PNL. आई होप सर आपको ये चीज क्लियर है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कि सर PNL और OCI में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्टर हैविंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट एंड एक्चुअल कैरिंग अमाउंट, लेट्स डीप डाइव इनटू कि सर जो है आपका रीवैल्यूएशन जब होगा, सही है, तो उसमें आपने किस तरीके से ट्रीट करना है। एक एग्जांपल को हम लोग क्विकली देख लेते हैं। मारफानी परचेस्ड पीपीई कॉस्टिंग ₹100 टू बी डेप्रिशिएटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 सालों पे डेप्रिशिएट होना है यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। मारफानी यूजेस रीवैल्यूएशन मॉडल टू वैल्यू पीपी। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं ज़रा हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट निकाल लेता हूँ कि सर अगर कुछ ना होता, सिर्फ कॉस्ट में से आप डेप्रिसिएशन माइनस करते रहते तो हर साल क्या वैल्यू होती। दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। सर ईयर 0 पर जाहिर सी बात है एसेट आज खरीदा है तो 100 रुपीज़ ही होगा, ऑब्वियसली देयर वुड बी नो डेप्रिसिएशन चार्ज। ईयर 0 इज द स्टार्ट ऑफ डे 1, इज द स्टार्ट ऑफ ईयर 1। अब सर जाहिर सी बात है कि ये 100 रुपये का एसेट है, 100 डिवाइडेड बाई 5, 20 रुपये का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो सर मुझे बताओ ईयर 1 के एंड पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। फिर 20 रुपये का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो ईयर 2 के एंड पे कितनी हो गई होगी? 60। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 20 का, तो ईयर 3 के एंड पे 40। फिर ईयर 4 के एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 20 और फिर हो जाएगी 0। तो सर मेरी हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट या तुम्हारी हिस्टोरिकल बुक वैल्यू बोल दो, सही है, वो ये है 100, 80, 60, 40, 20, 0। इफ देयर वुड हैव बीन नो चेंज इन फेयर वैल्यू, आप कॉस्ट में से सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस करते तो आपकी वैल्यू क्या आती? अच्छा सर, अब ये एग्जांपल देखेंगे। लेट्स से ईयर 1 के एंड पर मैं रीवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहा हूं, यानी मैं अपने एसेट को हर साल फेयर वैल्यू पर लेकर जाता हूं। अब बहुत गौर से सुनना, मैं हर साल अपने एसेट को फेयर वैल्यू पर लेकर जाता हूं। सर ईयर 0 पर तो दायरे सी बात है जितने का होगा उतने का ही खरीदा होगा। ईयर 1 का एंड आ गया, मुझे बताओ मेरी हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट कितनी है? ईयर 1 का एंड आ गया, ईयर 1 के एंड पर हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट कितनी है? जल्दी से बताओ। ईयर 1 के एंड पर हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट कितनी है? जल्दी से बताओ।
80, जबरदस्त जबरदस्त, ये याद रखना, ईयर 1 के एंड पर हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट है 80, ये चीज याद रखना। और मैं कौन सा मॉडल यूज कर रहा हूं, रीवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहा हूं। ईयर 1 के एंड पर हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट है 80। अब स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो यार तुम आज खड़े हुए हो 80 पर, अब तुम मार्केट में गए, चूंकि तुम रीवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हो, तुम मार्केट में गए, मार्केट में जाके पता चला कि यार इस एसेट की वैल्यू जो है वो तो चल रही है 150, इस एसेट की वैल्यू चल रही है सर 150, और चूंकि तुम फेयर वैल्यू पर रखते हो, तो मुझे बताओ तुम्हारा हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट है 80, तुम्हें जाना है 150 पे। हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से कितना ऊपर जाना है, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से कितना ऊपर जाना है, 70 रुपया। जबरदस्त जबरदस्त, मेरे साथ रहना। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से तुमने जितना ऊपर जाना है ना, जितना ऊपर जाना है, ये तुम्हारा चार्ज होगा ओसीआई में, पॉजिटिव चेंज। तुम्हें 80 से 150 पे जाना है, 70 रुपया ऊपर जाना है, तो सर एंट्री क्या पास होगी, सर आपका 70 रुपए से आपका इंक्रीज हो रहा है, तो पीपी आप डेबिट कर दोगे 70 से, और रीवैल्यूएशन सरप्लस जो कि तुम चार्ज करते हो ओसीआई में, वो क्रेडिट कर दोगे 70 से। अब सर इस एंट्री की वजह से, इस एंट्री की वजह से तुम्हारी जो न्यू कैरिंग अमाउंट हो गई है, इस एंट्री की वजह से जो तुम्हारी न्यू कैरिंग अमाउंट हो गई है, वो कितनी हो गई है सर, वो 150 हो गई है। अब तुम अपने एसेट को कितने पर रखोगे, 150 पे। अब मुझे बताओ सर, अब क्या तुम्हारा एक्चुअल कैरिंग अमाउंट जिस पर तुम वैल्यू कर रहे हो और हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट में डिफरेंस आ गया? जी सर बिल्कुल आ गया। सर ये क्यों आया है? बिकॉज ऑफ फेयर वैल्यू का चेंज। तो सर हमने एक रूल याद रख लिया कि हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से जितना ऊपर जाएंगे वो कहां चार्ज करेंगे, रीवैल्यूएशन सरप्लस में। और रीवैल्यूएशन सरप्लस कहां चार्ज होता है, पीएनएल में या ओसीआई में? सर ओसीआई में चार्ज होता है। तो सर आई होप पहला केस आपको क्लियर है। हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से जितना ऊपर, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से जितना ऊपर रीवैल्यूएशन सरप्लस में, और रीवैल्यूएशन सरप्लस कहां होता है, ओसीआई में होता है। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी। अच्छा सर केस टू, केस टू, केस टू, केस टू बहुत गौर से सुनेंगे सर। लेट्स से केस टू देख रहे हैं। आप खड़े हुए थे 80 पर, ईयर 1 के एंड पर यू वर स्टैंडिंग एट 80, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट है 80। अब सर अचानक से मार्केट के अंदर आया डिप और इस एसेट की वैल्यू हो गई है 50। मुझे बताओ आपको हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से ऊपर जाना है या नीचे जाना है? पॉजिटिव चेंज है या नेगेटिव चेंज है? पॉजिटिव चेंज है या नेगेटिव चेंज है? नेगेटिव चेंज है। सुनो 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 सुनो, अब तुम्हें कितने रुपए से नीचे जाना है, कितने रुपए से नीचे जाना है, कितने रुपए से नीचे जाना है? 30 रुपए से। तुम्हें 80 से 50 पे जाना है 30 रुपए से। तो सर स्टैंडर्ड बोलता है कि ये जितना नेगेटिव चेंज है, आप पीपीई को तो क्रेडिट करोगे, आप पीपीई को तो 30 से क्रेडिट करोगे, डेबिट किसको करोगे, रीवैल्यूएशन लॉस को। सर ये रीवैल्यूएशन लॉस ये कहां चार्ज होता है? सर ये रीवैल्यूएशन लॉस पीएनएल में चार्ज होता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी है। हमने अभी थोड़ी देर पहले रीवैल्यूएशन का पढ़ा था ना, मॉडल क्या होता है, द एसेट वुड बी वैल्यूड एट फेयर वैल्यू विद अ पॉजिटिव चेंज टू बी चार्ज्ड इन ओसीआई एंड अ नेगेटिव चेंज टू बी चार्ज्ड इन पीएनएल। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है। हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से जितना ऊपर सरप्लस ओसीआई, जितना नीचे पीएनएल रीवैल्यूएशन लॉस। अच्छा थर्ड केस करते हैं। नाउ दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। थर्ड केस देखते हैं। अच्छा सर अज्यूम करो आप खड़े हुए थे 150 पे। थर्ड केस बता रहा हूं, आप खड़े हुए थे 150 पे। अब सर अचानक से आपका जो वैल्यू है वो 150 से कम होके हो जाती है 50, यानी आप ऑलरेडी हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से ऊपर खड़े हुए थे। केस 3, हम हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से ऊपर खड़े हुए 150 पे। बहुत गौर से सुनना। अब अचानक से आपकी वैल्यू कम हो जाती है, मार्केट में वैल्यू हो जाती है 50। जाहिर सी बात है मार्केट में डिप आता है, जैसे आजकल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आया हुआ है, बिल्डिंग्स वगैरह सारी प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ गई है। आज से 1-1.5 साल पहले लाखों करोड़ों के लोग फायदे में थे और आज शायद उल्टा उन्हीं नुकसानात में। बेस्ट एग्जांपल इज बहरिया, जो बहरिया कराची है, सही है ना, लोग करोड़ों का नफा कमा रहे थे, पिछले 1-1.5 साल के अंदर इट्स डेड। इनफैक्ट अभी मैं एक नोटिस भी पढ़ा था कि जो है वो लेन देन ही जो है वो बंद करवा दिया एसबीसीए ने। तो खैर सर कमिंग टू द पॉइंट, अज्यूम करो आप करंट एक्चुअल कैरिंग अमाउंट है आपकी 150। देखो याद रखो, एक टिप फॉर लाइफ दे रहा हूं, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से जितना ऊपर होगे ना आप, ईमान रख लो उतना सरप्लस आपका खड़ा हुआ होगा। तो सर जब आप 150 पे खड़े हो, आप ऑलरेडी 70 रुपए हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से ऊपर हो।
तो आपका जाहिर सी बात है रीवैल्यूएशन सरप्लस भी 70 से आ रहा होगा। अब सर अचानक से 150 से डिप आता है 50 पे, तो सर मुझे बताओ आपका एसेट है 150 पे, आपको आना है 50 पे, तो आपका एसेट जो है सर वो तो 100 रुपए से कम होगा। सर 100 रुपए से क्यों कम होगा? क्योंकि सर आपको 150 से 50 पे आना है, तो पीपी तो आपका 100 रुपए से कम होगा। सर डेबिट क्या होगा? क्या लॉस को आप डेबिट करोगे? नहीं। स्टैंडर्ड बोलता है कि जितना पहले सरप्लस तुमने रखा हुआ है पहले उसे रिवर्स करो, और फिर जब सरप्लस खत्म हो जाए तो लॉस बुक करो। इसको मैं दूसरी जबान में यह भी बोलता हूं कि सर हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट तक तुम सरप्लस रिवर्स करो और हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से नीचे लॉस बुक करो। सर मुझे बताओ तुम्हारा सरप्लस कितने का खड़ा हुआ था? हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से ऊपर 70 रुपए का सरप्लस खड़ा हुआ था, तो तुम 70 से रीवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करोगे, सही है, ओसीआई डेबिट होगा, और फिर जो 30 है उससे तुम रीवैल्यूएशन लॉस डेबिट करोगे, पीएनएल में चार्ज करोगे। तो सर 3 केसेस हमने कर लिए। 3 केसेस हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट पर हो, ऊपर जाना है, मेरे साथ गिरदान करो, क्या बुक करेंगे? सरप्लस। पीपी डेबिट होगा, सरप्लस क्रेडिट होगा जो कि ओसीआई में चार्ज होगा। हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से नीचे हो, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से आप हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट पर हो, आपको नीचे जाना है, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से नीचे, तो क्या बुक करेंगे? सर पीपी की वैल्यू को कम करेंगे और लॉस बुक करेंगे। लॉस कहां चार्ज होता है? पीएनएल में चार्ज होता है। सर आप हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से ऊपर हो मतलब सरप्लस आ रहा होगा तभी ऊपर हो, और अब आपको अचानक से हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से नीचे जाना है, तो आपका जितना सरप्लस है पहले उसे रिवर्स करोगे और फिर लॉस बुक करोगे। ये 3 केसेस हो गए। सर लास्ट केस मेरे साथ रहना। सर अज्यूम करो आप नीचे हो, आप हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से नीचे हो, 50 रुपए पर हो। अब आपको जाना है ऊपर, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से ऊपर जाना है, यानी अचानक से आपकी वैल्यू में जो है एक तरीके से स्पाइक आ गया, वैल्यू हो गई 150 की। अब केस सुनो, आप हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से नीचे हो, इसका मतलब है आपने लॉस बुक किया हुआ होगा। नीचे हो तो इसका मतलब है लॉस बुक किया हुआ होगा ना, तभी नीचे हो आप हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से। अब आपको हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से ऊपर जाना है, तो स्टैंडर्ड बोलता है कि जितना लॉस आपने बुक किया था पहले उसे रिवर्स करो और फिर आप सरप्लस बुक करो। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है। इसके ऊपर मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं। सर लेट्स हैव अ क्विक लुक एट केस 4। अज्यूम करें आप हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से नीचे हैं, आप 50 रुपए पर हैं, मतलब हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से कितना नीचे? सर 30 रुपया नीचे। अब मार्केट में वैल्यू अचानक से हो जाती है 150, तो आपका जो पीपी डेबिट होना है, जाहिर सी बात है 50 से आपको 150 पे जाना है, पीपी डेबिट होना है 100 से। सर क्रेडिट क्या होगा? तो स्टैंडर्ड बोलता है जितना आपका लॉस है नेट ऑफ डेप्रिसिएशन बेनिफिट, आप उसे रिवर्स करो, रीवैल्यूएशन लॉस रिवर्स करो। टेक्निकली ये इनकम हो गई आपकी। सर ये कहाँ चार्ज होगी? ये पीएनएल में। और फिर आपका जितना लॉस रिवर्स हो चुका उसके बाद जो है, जब सब लॉस रिवर्स हो जाए तो फिर आप सरप्लस बुक कर लो। सरप्लस आपका 70 से आ गया। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट तक आपने लॉस को रिवर्स करना है, और जब हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से ऊपर जाओगे तो आपने सरप्लस बुक करना है। तो सर ये 4 केसेस, आई एम श्योर आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी है। देखो हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट इज द बेस, इसका आपने नहीं भूलना। हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से जितना ऊपर सरप्लस ओसीआई, जितना नीचे लॉस पीएनएल। ऊपर हो हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट के मतलब सरप्लस आ रहा होगा, अचानक से नीचे जाना है तो जितना सरप्लस है वो रिवर्स और फिर लॉस पीएनएल में। नीचे हो हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से ऊपर जाना है तो जितना लॉस है नेट ऑफ बेनिफिट। सही है सर, ये नेट ऑफ बेनिफिट क्या चीज़ है अभी फिलहाल दिमाग में रख लो, फिर बताता हूँ। लॉस जितना है वो रिवर्स और फिर जितना हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से ऊपर है वो सरप्लस बुक करना। सर मैं उम्मीद करता हूँ रीवैल्यूएशन लॉस के नाम से ही जाता है, अनस रीवैल्यूएशन लॉस के नाम से ही जाता है। तो सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको रीवैल्यूएशन मॉडल का एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है। सर आप हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट पर खड़े हो, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से ऊपर जाना है, क्या बुक करेंगे? हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से ऊपर जाना है, क्या बुक करेंगे? जल्दी से बताओ, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से ऊपर जाना है, क्या बुक करेंगे? सरप्लस। जबरदस्त। सरप्लस कहाँ चार्ज होता है? ओसीआई में। हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट पर हो, नीचे जाना है, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट पर हो, नीचे जाना है, क्या बुक करेंगे? हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट पर हो, नीचे जाना है, लॉस। लॉस कहाँ चार्ज होता है? लॉस कहाँ चार्ज होता है? पीएनएल में। जबरदस्त 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 जबरदस्त। सर ऑलरेडी हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट के ऊपर हो, ऑलरेडी हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट के ऊपर हो, मतलब सरप्लस भी आ रहा होगा, अचानक से हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट के नीचे जाना है। एग्जांपल रिकॉल करो, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट है 80, तुम हो 150 पे, तुम्हें 50 पे जाना है, तो सर क्या करोगे? क्या करोगे? हिस्टोरिकल के सर पहले ओसीआई को जो है रिवर्स करेंगे, सरप्लस को।
सर जितना है या हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट तक, और फिर उसके नीचे लॉस बुक करेंगे। अच्छा सर नीचे हो, ऊपर जाना है, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट के नीचे हो मतलब लॉस में हो, और तुम्हें अचानक से ऊपर जाना है हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट के ऊपर, तो क्या करेंगे? तो सर क्या करेंगे, पहले जितना लॉस है उसे रिवर्स करेंगे और फिर कहाँ चार्ज करेंगे, और फिर OCI में चार्ज करेंगे। सारा गेम हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट का है। हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट पर हो नो लॉस नो सरप्लस, ऊपर हो सरप्लस, नीचे हो लॉस, ये हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट का सारा गेम है। अच्छा सर, मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। आप सर रीवैल्यूएशन मॉडल में वी हैड अ लुक एट के सर अंडर रीवैल्यूएशन मॉडल PPE is valued at fair value with a change in fair value with a positive change in fair value to be charged in OCI and a negative change in fair value to be charged in P&L with the name revaluation loss। फिर हमने देखा कि सर P&L में और OCI में डिफरेंस क्या होता है, तो हमने इसके ऊपर बाकायदा एग्जाम पर्सपेक्टिव से 3-4 डिफरेंसेस भी जो हैं वो देखे कि सर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। कि सर जो है P&L की जो इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है, OCI वाली इनकम और एक्सपेंसेस पर या आइटम्स पर टैक्स नहीं लगता। सही है सर। इसी तरीके से जो है P&L वाले जो आइटम्स होते हैं दे आर अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स, तभी वो रिटेन अर्निंग का भी हिस्सा बनते हैं। OCI जो है दिस इज़ नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स, तभी वो जो है रिटेन अर्निंग का हिस्सा नहीं बनते। जो आप EPS कैलकुलेट करते हैं वो P&L वाले प्रॉफिट से करते हैं, OCI वाले प्रॉफिट से नहीं करते। अलबत्ता ये दोनों के दोनों जो है मिला के SOCI स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है वो कहलाते हैं। अच्छा सर, देन वी हैड अ लुक एट कि देखो दो टर्म्स होती हैं, एक होती है हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। अगर कुछ चेंज ना होता फेयर वैल्यू में, कोई एस्टीमेट का चेंज नहीं होता तो वैल्यू क्या होती, दिस इज़ कॉल्ड हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। सही है। इसी तरीके से जो है सर क्या कहते हैं एक्चुअल कैरिंग अमाउंट। एक्चुअल कैरिंग अमाउंट सर वो कैरिंग अमाउंट होती है जिस पर आप जो है कैरी कर रहे हो। सर हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट और एक्चुअल कैरिंग अमाउंट में फ़र्क कब आता है? सर जब आपका कोई फेयर वैल्यू का चेंज होता है तो ऑब्वियसली योर हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम योर एक्चुअल कैरिंग अमाउंट। फिर सर हमने एक जो है बड़ी बेसिक सी एग्जांपल की जिसमें सारी मॉडलिटीज़ थी, उसमें हमने डिफरेंट केसेस देखे कि सर अगर आप हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट पर हो और आपको ऊपर जाना है तो सर ये आपका सरप्लस बुक करेंगे एंड दैट वुड बी चार्ज इन OCI। हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से नीचे जाना है तो आप लॉस बुक करेंगे, दैट वुड बी चार्ज इन P&L। हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट के ऊपर हो, ऑलरेडी सरप्लस में खड़े हुए हो, आपको नीचे जाना है हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से। सही है। तो आप जो है पहले सरप्लस को रिवर्स करेंगे और फिर उसके बाद लॉस बुक करेंगे। और अगर लेट्स से लास्ट बट नॉट द लीस्ट केस के इफ़ यू आर स्टैंडिंग एट बिलो हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट के आप नीचे हो मतलब आप लॉस में हो और आपको ऊपर जाना है, सही, अचानक से स्पाइक आ गया तो जितना लॉस है पहले उसे रिवर्स करेंगे और फिर सरप्लस बुक करेंगे। इसके बाद यही चीज़ों को जो हम लोगों ने एग्जाम्पल के ज़रिए देखा, मैंने बाकायदा आप लोगों के लिए नोटिंग भी करवा दी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाई HM के नाम से। सही है। तो सर आज हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग रीवैल्यूएशन की कुछ एडवांस चीज़ें देखेंगे। सर मैं टाइम टेबल जो मेरा फिक्स टाइम टेबल है वो मैं आप लोगों से शेयर भी कर दूँगा। अब सर मैं आप लोगों के जो भी सवालात हैं वो एंटरटेन कर लेता हूँ। ठीक है सर।